भारत में जब भी त्योहार का मौसम आता है, रसोई के बजट पर नजरें टिक जाती हैं। हाल ही में चीनी की कीमतों में आई हलचल ने बाजार को अलर्ट कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमा पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चीनी सिर्फ एक मीठी चीज नहीं, बल्कि यहाँ की राजनीति, सत्ता, अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला सबसे बड़ा औजार है। पाकिस्तान हर साल लाखों टन चीनी पैदा करता है, दुनिया के शीर्ष उत्पादों में गिना जाता है। फिर भी वहाँ आम जनता चीनी की एक एक बोरी के लिए लाइन में क्यों खड़ी दिखती है? क्योंकि पाकिस्तान पहले चीनी एक्सपोर्ट करता है और फिर कुछ ही महीनों बाद महंगे दामों पर उसे इंपोर्ट करने को मजबूर हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पाकिस्तान के शुगर सेक्टर का पूरा गणित, उत्पादन के आंकड़े, ग्लोबल रैंकिंग, चीनी मिलों का इतिहास और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान का शुगर कार्टेल आखिर काम कैसे करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह। शुरुआत करते हैं बुनियादी आंकड़ों से। पाकिस्तान में गन्ने की खेती लगभग 10 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि पर की जाती है। यह पाकिस्तान की नकदी फसलों यानी कैश क्रॉप्स में कपास और गेहूं के बाद बेहद अहम स्थान रखती है। लगभग 850 लाख से 900 लाख मीट्रिक टन, औसतन 65 लाख से 70 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष। अब बात करते हैं ग्लोबल रैंकिंग की। देखिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों की बात करूं तो ब्राज़ील और भारत वैश्विक स्तर पर टॉप पर आते हैं। इनके बाद यूरोपीय संघ, चीन और थाईलैंड जैसे देश आते हैं। पाकिस्तान आमतौर पर दुनिया के टॉप 6, टॉप 8 चीनी उत्पादक देशों की सूची में शामिल है। मौसम के हालात पर अगर मैं गौर करूं तो गन्ने की पैदावार और रिकवरी रेट के आधार पर इसकी सटीक रैंकिंग साल दर साल 6, 8वें नंबर के बीच बदलती रहती है। उत्पादन के लिहाज से यह एक मजबूत आंकड़ा है जो पाकिस्तान की घरेलू ज़रूरतों यानी कि लगभग 55 से 60 लाख टन को पूरा करने के लिए काफ़ी माना जाता है। पाकिस्तान के चीनी उद्योग की यात्रा काफ़ी दिलचस्प रही है। जब 1947 में देश का जब विभाजन हुआ था तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 चीनी मिलें मौजूद थी उस समय, जब उन्हें दी गई थी। दरअसल देश अपनी चीनी की अधिकांश ज़रूरतों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर था। लेकिन अगले 7 दशकों में सरकार की नीतियाँ और भारी सब्सिडी और औद्योगिक प्रोत्साहन के चलते इस सेक्टर में भारी निवेश हुआ। आज पाकिस्तान में 80 से ज़्यादा आधुनिक चीनी मिलें काम कर रही हैं। यह मिलें मुख्य रूप से 3 प्रांतों में फैली हैं। पहला, पंजाब, जो देश के कुल उत्पादन का 60% से ज़्यादा हिस्सा संभालता है। दूसरा, सिंध हो गया, जहां गन्ने की रिकवरी रेट बेहतर मानी जाती है। तीसरा हो गया खैबर पख्तूनख्वा, जहां छोटे और मध्यम स्तर की प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। इस विस्तार से लाखों किसानों, खेतिहर मजदूरों, ट्रांसपोर्टर्स और मिल वर्कर्स का एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया गया है। लेकिन यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे गठजोड़ का जिसने आगे चलकर पूरी ही अर्थव्यवस्था को अपने शिकंजे में ले लिया। अब आते हैं उस रहस्य पर जो हर अर्थशास्त्री को हैरान कर रहा है। अगर पाकिस्तान 65 से 70 लाख टन चीनी बनाता है और घरेलू खपत केवल 60 लाख टन के आसपास है, तो फिर देश में चीनी की कमी क्यों हो रही है? देखिए, इसे कहते हैं द शुगर साइकिल पैराडॉक्स। पहला क्या है? एक्सपोर्ट का दबाव। जब उत्पादन अच्छा होता है तो मिल मालिक सरकार पर दबाव बनाते हैं कि देश में सरप्लस चीनी है, इसे बाहर बेचने की इजाज़त दे दी जाए। चीनी बांग्लादेश, मध्य पूर्व और मध्य एशियाई देशों में भेजी जाती है। मिल मालिकों का तर्क होता है कि इससे देश को विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स मिलेंगे। दूसरा क्या होता है? सब्सिडी का खेल। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत घरेलू बाजार से कम होती है। ऐसे में मिल मालिक सरकार से प्रति किलो एक्सपोर्ट पर भारी सब्सिडी मांगते हैं, यानी जनता के टैक्स का पैसा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में जाता है। तीसरा क्या है? घरेलू किल्लत और महंगाई। जैसे ही बड़े पैमाने पर चीनी देश से बाहर जाती है, स्थानीय बाजार में चीनी की कृत्रिम या वास्तविक जो अभाव है वो आने लगता है। कीमतें 80-90 रुपये उछल कर सीधे 140-160 प्रति किलो के हिसाब से पहुंच जाती हैं। चौथा पॉइंट क्या निकल कर आया? महंगा इंपोर्ट। देखिए, आम जनता सड़कों पर उतरती है तो सरकार घबराकर आपातकालीन स्थिति में टैक्स फ्री या महंगे दामों पर चीनी विदेशों से इंपोर्ट करने लगती है। नतीजा क्या होता है? डॉलर्स कमाने के नाम पर शुरू हुआ खेल आखिरकार देश के विदेशी मुद्रा भंडार को खाली करके खत्म करने के लिए पहुंच जाता है। अब इस पूरे खेल के पीछे सबसे बड़ा नाम आता है शुगर कार्टेल। पाकिस्तान में चीनी मिलों को मालिकाना हक किसी साधारण व्यापारियों के पास नहीं, देश के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, चाहे वो सत्ताधारी हों या विपक्ष के शीर्ष नेताओं हों, पूर्व मंत्री हों, प्रभावशाली परिवारों की अपनी अपनी चीनी मिलें हैं। कार्टेल काम कैसे करता है वो समझिए। पेमेंट में देरी, गन्ना किसानों को समय पर सरकारी समर्थन मूल्य न देना या कटौती करना। दूसरा, जमाखोरी, पेराई सत्र के बाद चीनी को गोदामों में रोक कर रखना ताकि खुले बाजार में कीमतें बढ़ सकें। तीसरा क्या है?
मिली भगत। सभी मिलें मिलकर एक तय रेट तय कर लेती हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। पाकिस्तान के कंपटीशन कमीशन और विभिन्न न्यायिक जांच आयोगों ने समय समय पर इस बात की पुष्टि भी की है कि कैसे अरबों रुपयों की हेराफेरी चीनी की कृत्रिम किल्लत पैदा करके की जा रही है। पाकिस्तान दुनिया का देखिए 6वां से 8वां सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश माना जाता है। सालाना 65 से 70 लाख टन चीनी पैदा करता है और 80 से ज़्यादा मिलों का बड़ा ढांचा यहाँ पर है। कागजों पर पाकिस्तान चीनी के मामले में आत्मनिर्भर है, नहीं बन पा रहा है, सरप्लस वाला देश है, लेकिन जब तक नीति निर्माण में पारदर्शिता नहीं आती और मिल मालिकों के राजनीतिक रसूख पर नकेल नहीं कसी जाती, तब तक यह मीठी फसल आम पाकिस्तानी उपभोक्ता गरीब किसानों के लिए कड़वी हकीकत बनती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में ऐसे कार्टेल्स पर पूरी तरीके से नकेल लगनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।